तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का पीएम का दौरा, 3 सभाएं और एक रोड शो पीएम करेंगे संबोधित। चौथे चरण के प्रचार में झोंकेंगे ताकत। गृह मंत्री अमित शाह का आज तूफानी चुनाव प्रचार, यूपी और महाराष्ट्र में करेंगे चुनावी रैली। यूपी में 3, महाराष्ट्र में 1 जनसभा। 10 मई को राहुल अखिलेश की कानपुर कन्नौज में संयुक्त रैली। अमेठी लखनऊ में संयुक्त रैली की तैयारियां तेज। 13 मई को होना है चौथे चरण का चुनाव। मनीष सिसोदिया की वेल अर्जी पर आज सुनवाई। कोर्ट ने ईडी सीबीआई को दिया था नोटिस। शराब घोटाला केस में जेल में बंद हैं सिसोदिया। वैक्सीन साइड इफेक्ट के बाद एस्ट्राजेनेका का बड़ा ऐलान। कोविशील्ड को दुनिया भर के बाजारों से वापस मंगाने का फैसला। रॉयटर्स की रिपोर्ट में खुलासा। और वैशाख अमावस्या पर संगम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पत्रों का तर्पण और दान किया। सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां राज्यसभा की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। तो रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करते सभी लोग। तमाम हस्तियों ने इस दौरान लोकसभा स्पीकर के अलावा तमाम और हस्तियां मौजूद हैं जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित की है। तो ये संसद भवन से सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर के साथ अन्य कई सदस्य मौजूद हैं। आज रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई है। तो सीधी तस्वीरें संसद से आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन परिसर की ये तस्वीरें हैं जहां रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर ओम बिड़ला के साथ अन्य सदस्यों ने रविंद्रनाथ की प्रतिमा के सामने उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। और अब बात करेंगे बूथ में गुंडागर्दी, घेरे में खाकी वर्दी। खबर बदायूं से है, जहां एसएचओ हरेंद्र सिंह पर 7 बीएलओ से वोटर लिस्ट छीन ले जाने का आरोप लगा। मतदाताओं को पर्ची डलवाने के लिए बूथ लगा था। बूथ पर बीएलओ मतदाताओं को पर्ची वितरित कर रहे थे। तभी अचानक एसएचओ हरेंद्र सिंह ने वहां पहुंचकर बीएलओ से वोटर लिस्ट छीन ली। वही सूचना के बाद आदित्य यादव भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नहीं बल्कि खाकी और प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। इसके साथ ही एसएचओ हरेंद्र सिंह मीडिया के सवालों से आग बबूला होते नजर आए। पर्चियां आप लोग छीनी, पर्चियां आपने छीनी। मैंने नहीं छीनी पर्ची। आप पे हमने नहीं आरोप आपका गलत है, आपका आरोप गलत है। सर पर्चियां आप लोग छीनी, पर्चियां आपने छीनी। मैंने नहीं छीनी पर्ची। आप पे हमने नहीं आरोप आपका गलत है, आपका आरोप गलत है। सर पर्चियां आप लोग छीनी, पर्चियां आपने छीनी। मैंने नहीं छीनी पर्ची। तो ये तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से के न्यूज के संवाददाता जब हरेंद्र सिंह से सवाल करते हैं तो वो तमतमा जाते हैं, आग बबूला होते नजर आते हैं। जब पर्चियां छीनने का सवाल थानाध्यक्ष हरेंद्र सिंह से किया गया तो वो आग बबूला हो गए और के न्यूज के संवाददाता का हाथ झटकते हुए बोले कि ये आरोप गलत है और गुस्से में तमतमाए नजर आए थानाध्यक्ष। तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं किस तरीके से गुस्से से लाल नजर आ रहे हैं थानाध्यक्ष हरेंद्र सिंह।
ये बदायूं का इस्लाम नगर का बूथ स्तर है जहां पर जो है बीएलओ से भी जो है पर्चियां को छीन लिया गया, यानी कि ये पर्ची लेकर बैठे हुए थे खोलने के लिए, लेकिन इन सबसे भी पर्चियां जो है छीन ली गई। क्या हुआ था, अब कौन बूथ का सामने ये लेखपाल साहब ने ये बूथ लगवा रखा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाग संख्या मेरी है। मैं यहाँ जब सर वोट पर्ची रह जाती हूँ तो भीड़ लगेगी। सरकार ने जब इसकी व्यवस्था कराई है तो जब हम यहाँ बैठे हैं तो हम तो पर्ची देंगे। हरेंद्र सिंह कह रहे हैं आपने ऐसे भीड़ लगा रखी है, ऐसे ये गलत है, आपने यहाँ कैसे बैठ गए। सर यहाँ बूथ की व्यवस्था कराई है और बीएलओ की ड्यूटी लगाई है, या तो पहले पर्ची बांटने तक ही लगाई जाए, जब बात को लगाई है तो हम तो पर्ची देंगे। सारी पर्चियाँ मेरी तो सभी सौदा ले गए, आई कार्ड भी ले गए, कार्ड भी लेके चले, मेरा सब चीज ले गए। मेरा तो कुछ ना, ये खाली थैला है, पटरी है। छीना झपटी भी किए क्या आपके निशान? चीज और वो भाग गए, कुछ तो बीएलओ भाग गए, हम यहाँ पे बैठे। वहीं साहब ये गलत है, ये तो पहला चांस है, ऐसा चांस गले में रेड निशान है क्या? ना छीना झपटी ना, हाथ में से मेरे हाथ में थी, उन्होंने छीन ली और सब बीएलओ की छीन ली। जितने बीएलओ सबके कुछ के जैसे ये ममता आए, इनके तो बैग में से थैले में से निकाल के थैले में आपका कहाँ था? यहीं पर था भाग 9। भाग संख्या 9 में। आप तीनों लोग बीएलओ हैं? हम 7 हैं। 7 लोग हैं। मतलब अब यहाँ पे ये बीएलओ का कमरा था, ये सब बीएलओ बीएलओ पूरा का हटा बूथ दिया है, इसमें गया। हम बैठे थे। तो अब मतलब क्या अभी तक वापस नहीं किए हैं? नहीं सर, बात ये होती है, मान लो जो व्यक्ति कल तक नहीं आने वाला होता है या आने वाला होता है, आप कह दो बहन जी हमें मालूम है ये रुद्रपुर रहते हैं या मुरादाबाद रहते हैं, तो उनका कोई घर का नहीं है, वो कहती है भाई साहब इनके ताला लगाए, तो हमको ये मालूम है कि ये कल आएंगे तो हम ये बूथ पे बैठेंगे, तो वो कल ही तो पर्ची देंगे। अगर हमको गाइडलाइन मिली हो कि आप पड़ोसी को पर्ची दे जाइए तो हम पर्ची को दे देंगे, लेकिन हमको ये गाइडलाइन ये होता है कि जब वो व्यक्ति आ जाए आप उसको पर्ची थमाइए, रिसीविंग कराइए। तो जो पर्चियाँ बाहर की होती हैं वो पर्चियाँ मृतक ये सब तक वो हम अपने पास रख लेते हैं, बाकी पर्चियाँ हम ही बैठ के देते हैं जो बाहर के लोग आते हैं। अब इतने में वो 9 बजे का टाइम, 9:30 बजे का टाइम था, वो आए भाई 2-4 लोग खड़े थे भाई पर्ची लेने के लिए, इतने में आके उन्होंने सबके बस्ते छीनने शुरू कर दिए कि आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से, तो बस्ते सब छीन के ले गए। फिर मैंने वहाँ तक उनकी कोशिश करी, क्योंकि गाड़ी की गड्डी भी खोलने की कोशिश करी, तो उनकी वो लड़की जो थी कस्टमर वो बोली बहन जी सर से पूछ लीजिए, मैं सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप मेरी वोटर लिस्ट दे दीजिए और पर्ची दे दीजिए, मुझे थोड़ी सी। और सीधा लिए चलते हैं आपको, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, गोपाल राय क्या कुछ कहना सुनाते हैं। स्वीकार नहीं कर रही। दिल्ली के अंदर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को उठा करके इन्होंने जेल में डाल दिया, चुनाव के बीच में उठा करके जेल में डाला। भारत के गांव से लेकर के दुनिया के हर हिस्से तक एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने की सरकार की तानाशाही का विरोध हुआ, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी रही। उसे ऐसा लग रहा था कि हम कुछ भी करेंगे इस देश के अंदर और लोग हमें 400 सीटें दे करके इस तानाशाही को आगे जारी रखने का मौका दे देंगे। लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी आज साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का टेलर का उदाहरण देश में बन गया है। आज पूरे देश में एक ही बात लोग पूछते हैं कि इस देश में यह सरकार कैसे तानाशाही स्थापित कर रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी उसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है कि अगर इतने प्रचंड बहुमत से चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर ये बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के उठा के जेल में डाल सकते हैं, तो एक आम आदमी की आवाज अगली सरकार में उठाने की हिम्मत किसके पास बचेगी। दिल्ली के अंदर इन्होंने ये बात सोची थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, विधायकों को हम तोड़ लेंगे, सरकार को खत्म कर देंगे, पार्टी तितर बितर हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की जनता ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के सभी साथियों ने मिलकर के एकजुटता के साथ इनकी तानाशाही का मुकाबला किया है, इस गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी को और ताकत दिया है और एकता दी है, संघर्ष करने की हिम्मत दी है। और उसके तहत हमारे मीडिया के बहुत सारे साथी पूछते थे
बहुत सारे लोगों को देश भर में प्रश्न था कि अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद चुनाव प्रचार कैसे होगा, चुनाव अभियान कैसे चलेगा। लेकिन हमें इस बात की खुशी है, आज अरविंद केजरीवाल जेल में जरूर हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर सबसे मजबूती के साथ अगर किसी पार्टी का चुनाव अभियान चल रहा है तो आम आदमी पार्टी का चल रहा है। हमने दिल्ली के अंदर जेल का जवाब वोट से सबसे पहले हमने पहला चरण का अपना कैंपेन, डोर टू डोर कैंपेन जेल का जवाब वोट से शुरू किया था। पूरे दिल्ली के अंदर 4 सीटों पे जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, साउथ दिल्ली और नई दिल्ली, वहां पर हमने घर घर जाकर के जेल का जवाब वोट से कैंपेन हमने सबसे पहले चरण में शुरू किया था। दूसरे चरण में हमने पूरे दिल्ली के अंदर 4 लोकसभा सीटों पर जेल का जवाब संकल्प सभा की हमने शुरुआत की, जिसमें बड़े पैमाने पर हर वार्ड में यह संकल्प सभा हो रही है। और इस वार्ड की संकल्प सभा में जिस जोश के साथ लोग आ रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, आज शायद किसी भी पार्टी की इस तरह की सभा नहीं हो पा रही है वार्ड लेवल पे। तीसरे चरण में हमने दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेकर के सुनीता केजरीवाल जी का रोड शो शुरू किया, जो पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है। इन 3 चरण का जो कैंपेन हमारा है वो लगातार निरंतर दिल्ली के अंदर जारी है। जनता का हमें लगातार समर्थन मिल रहा है और हमने इस पूरे अभियान को अभी भी 23 तारीख तक के लिए हमने लगातार इसको कंटिन्यू रखा है। अब दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे 7 उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका है। 3 सीटों पे जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट, वहां भी कैंडिडेट्स का नामांकन हो चुका है। अब हमने फैसला लिया है कि ये जो कैंपेन है इसका चौथा चरण हम 13 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं। 13 मई से लेकर के 23 मई तक। 23 मई को लास्ट प्रचार का दिन है, 23 मई को प्रचार बंद हो जाएगा। तो ये 10 दिन का इंटेंसिफाई कैंपेन आम आदमी पार्टी अपने चौथे चरण का कैंपेन जो है उसको लेकर के अब जनता के बीच में जाएगी। तो दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को आप सुन रहे थे, जो भाजपा सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर, हज यात्रा 2024 की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। 9 मई को होगी यात्रियों की पहली उड़ान। सुबह 8:10 पर होगी पहली उड़ान, शाम 5 बजे होगी दूसरी उड़ान, जबकि तीसरी उड़ान शाम 6:10 पर होगी। तो लखनऊ से ये अहम खबर। हज यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। 9 मई को यात्रियों की पहली उड़ान होगी। सुबह 8:10 पर पहली उड़ान, जबकि शाम 5 बजे दूसरी उड़ान और 6:10 पर तीसरी उड़ान हज यात्रियों की होगी। लखनऊ से अहम खबर, हज यात्रा 2024 की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 9 मई को यात्रियों की पहली उड़ान होगी। सुबह 8:10 पर पहली उड़ान होगी, जबकि शाम 5 बजे दूसरी उड़ान होगी। पवन तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, हज यात्रा की लगभग सरकार ने सभी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं और 9 मई से ये यात्रा शुरू हो रही है। 3 शिफ्टों में यात्री यहां से रवाना होंगे। क्या कुछ अहम अपडेट है? अभी तक ये पता नहीं चला है कि यात्रा 2024 कल से शुरू हो रही है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बात की जाए तो इस बार उत्तर प्रदेश से लगभग 18,000 से अधिक हज यात्री यात्रा करेंगे और लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ से 8,000 से अधिक यात्री यात्रा करेंगे। लखनऊ में जो हज हाउस बनाया गया है वहाँ पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो हज यात्री है वो अपनी रिपोर्टिंग करना यहाँ पर शुरू कर दी है, क्योंकि 48 घंटे पहले यहाँ पर बुलाया गया था। इस बार गर्मी को देखते हुए जो हज कमेटी है उसने हज यात्रियों के लिए एसी बसों की व्यवस्था की, क्योंकि इस समय लखनऊ में भीषण गर्मी पड़ रही है। उसको देखते हुए जो बुजुर्ग हज यात्री हैं उनको और जो हज के लिए यहाँ पर आए हैं उनके लिए एसी की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ जो हज हाउस है उसमें सारी तरह की व्यवस्थाएं, कूलर, पंखे लगने के साथ साथ जो वहाँ पर सेंटर है उसमें मेडिकल
मेडिकल की भी व्यवस्था की गई है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वहां पर तुरंत ही उसका इलाज भी होगा। तो कुल मिलाकर सरकार ने पूरी तरह से इसकी तैयारी कर ली है। कल जो है अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी, उसके साथ साथ मोहसिन रजा यहाँ पर झंडी दिखाकर हज यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना करेंगे। कुल मिलाकर ये 24 मई तक ये यात्रा चलेगी। कल से ये शुरू हो रही। जी पवन, आपने जैसा कि बताया कि एसी बसों की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हज यात्री जो हैं वो लखनऊ पहुंचेंगे, बड़ी संख्या होगी। ऐसे में जो लखनऊ हज हाउस की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्थाएं हों या तमाम और अन्य व्यवस्थाएं, उसको लेकर प्रशासन ने कैसी तैयारी की है? लगातार पिछले दिनों से की जा रही थी, पूरी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। अंदर जो कमरे हैं सभी कमरों में जो है पंखे और कूलर की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ बीमार होने पर मेडिकल की भी अंदर ही व्यवस्था है। जो यात्री वहां पर पहुंचेंगे उनके जो तीमारदार होंगे, एक आदमी साथ में उनके वहां पर रह सकता है, तो उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई है। बेड है और साथ ही साथ अगर बिजली की दिक्कत आती है तो उसके लिए जनरेटर की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर जो गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने जो है हज हाउस में पूरी तरीके से इंतजाम किए हैं, जिससे हज यात्रियों को कोई भी असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ हज हाउस से लेकर एयरपोर्ट तक जाने के लिए ऐसी बसों की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर गर्मी से कोई भी जो है दिक्कत ना हो हज यात्रियों को, उसके लिए शासन प्रशासन ने पूरी तरह से इंतजाम किए हुए हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से पवन, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं, हज यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका खास ख्याल रखे गए हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आने वाले यात्रियों के लिए लखनऊ में हज, जहां पर ये लोग सब एकत्रित होंगे, सभी हज यात्री, वहां पर समुचित व्यवस्था की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। डबल मर्डर से फैली सनसनी, मां बेटी की हत्या से दहशत का माहौल बन गया है। गुलाब वाटिका कॉलोनी में डबल मर्डर का ये मामला सामने आया है। तो गाजियाबाद में ये दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। मां बेटी की हत्या से दहशत का माहौल बन गया है। गुलाब वाटिका कॉलोनी में डबल मर्डर का यह मामला सामने आया है। गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली ये वारदात, डबल मर्डर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मां बेटी की हत्या से हड़कंप मच गया। गुलाब वाटिका कॉलोनी में डबल मर्डर का यह मामला सामने आया है, जिसके बाद आसपास हड़कंप मच गया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं कि बड़ी मात्रा में लोग एकत्रित हुए हैं, आसपास के लोग एकत्रित हुए हैं। सब आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। और जयवीर मां भी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवीर, आप घटना स्थल पर मौजूद हैं। डबल मर्डर की ये बड़ी घटना सामने आई है, कैसे ये घटना घटित हुई है, क्या है पूरा मामला? जयवीर, अनम्यूट करिए अपने आप को। देखिए, मैं अभी घटनास्थल पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो मकान दिखाई दे रहा है, इसी मकान में परिवार के सहित ये बुजुर्ग दंपत्ति यहाँ पर रहते थे। और देर रात इस बुजुर्ग दंपत्ति ने एक महिला और उसके 35 वर्षीय बेटे की जो हत्या कर दी है। हालांकि हत्या की बात करें तो काफी नरसंग तरीके से, यानी कि जिस तरह से चाकुओं से गोद कर हत्या की है, कहीं ना कहीं काफी सवाल इस हत्या पर उठ रहे हैं और लोग तरह तरह के सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, इनसे बात करेंगे क्या हुआ था हादसा। तो ये था कि मॉर्निंग में इनके बेटा नीचे सो रहा था और ये ऊपर गया इनका लड़का आकाश। उसने बताया कि मम्मी को किसने मार दिया। तो बाहर से निकला तो मेरे को आवाज मिला कि भैया जरा ऊपर आए। ऊपर गए, देखे तो उनका जो लड़का बीच वाला लड़का और मम्मी से खून खून पड़ी थी बेड पे। उसके बाद पुलिस को फोन किया, पुलिस आई तो मौके पे जांच करती है। देखिए, आपको बता दें कि एडिशनल सीपी दिनेश कुमार पी यहाँ मौजूद है और सूचना है कि जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पर पहुंचने की जो सूचना है। जिस तरह से हत्याकांड हुआ है, काफी जनंग हत्याकांड हुआ है। हालांकि अभी तक
स्पष्ट नहीं है कि जो हत्याकांड है लूट के इरादे से किया था या फिर किसी कोई दुश्मनी है। तो तमाम पहलुओं पर भी पुलिस यहाँ पर जांच कर रही है। और पुलिस के बात करें तो फॉरेंसिक विभाग की जो टीम है वो भी इस मकान में पहुंची हुई है और तमाम एंगल से, यानी कि जो 3 मंजिला मकान है जिस तल पर इनकी हत्या हुई थी, वहां पर ये दिव्यांग जो व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई है 35 वर्षीय युवक, और उसकी माँ यहाँ पर रहती थी 65 वर्षीय जो बुजुर्ग महिला है वो यहाँ पर रहती थी, और उनकी जिस तरह से हत्या की गई है तो आप देख पाएंगे कि किस तरह यहाँ पर जो माहौल है, तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर जो पुलिस कमिश्नर है वो भी पहुंच चुके हैं। तमाम एडिशनल सीपी यहाँ पहले ही पहुंचे हैं। आप देख पाएंगे मेरे पीछे तस्वीरों में आप जो पुलिस कमिश्नर है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जिस तरह से जो हत्याकांड हुआ है उस हत्याकांड को लेकर यहाँ पर जांच की जा रही है। तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह हत्याकांड हुआ है काफी दिल दहला देने वाला हत्याकांड है। जिस तरह जो चाकुओं से खोद कर माँ और बेटे दोनों की हत्या की गई थी, काफी जघन्य अपराध इसको कहा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है वो हत्याकांड भी अपने आप में कई तरह के सवाल उठा रहा है कि आखिर इतने इस तरीके से, जिस तरीके से बेहसी के तरीके से वारदात, यानी कि चाकू से जिस तरह से बार बार माँ और बेटे दोनों को गोदा गया है, हत्या की गई है, तो कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल इस निश्चित रूप से जयबीर तमाम सवाल हैं। जयबीर तमाम सवाल है। क्या जानकारी आपको हो पाई है कि ये माँ बेटे अकेले यहाँ रहते थे और आसपास के लोगों से कुछ जानकारी मिल पाई है कि किसी से रंजिश इन लोगों की थी, या कैसे ये इतनी बड़ी जघन्य वारदात सामने आई है? परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर जी आप यहीं रहते हैं? नहीं कौन रहते हैं? परिवार के सदस्य परिवार के ऊपर ही है सब। आप एक मिनट, आपका क्या नाम है? मेरा अनीता नाम है। अनीता जी, आपकी क्या लगती है? मासी। क्या हुआ था? क्या हम तो अभी आए हैं। कौन लोग इस मकान में, कितने लोग रहते थे? उनके 2 बेटे 3 बेटे एक बहू और बच्चे थे। जिस तल पर हत्या हुई है उस तल पर कितने लोग रहते? कौन रहते? 2 बेटे 3 बेटे थे और एक बेटा उसी के पास था, एक बेटा नीचे था, एक ऊपर था। बहू भी बेटे ऊपर थे, सो रहे थे वो माँ बेटे। तो क्या लगता है आपको जो हत्या की गई है क्या कारण हो सकते हैं? अभी वैसे तो किसी से दुश्मनी नहीं थी यहाँ पे, तो वो बहुत अच्छे थे। ये पता नहीं चोरी वोरी के चक्कर में कुछ हुआ होगा। तो क्या कोई पैसे वैसे भी लूटे हैं, कुछ सामान गया? ये अभी कुछ पता नहीं है। तो आप ऊपर मकान में गए? अभी गए थे लेकिन जाने निकला। तो और जो बेटे थे, फिर भाई थे, उन लोगों ने कुछ बताया? हाँ, वो अलमारी खुली पड़ी है सारी, ऊपर की मासी की भी सब खुली पड़ी है। ऊपर जो भाई थे और उन्होंने कुछ बताया? नहीं, वो हम तो सो रहे थे, हमें कुछ पता ही नहीं, आवाज भी नहीं आई किसी की। आवाज भी नहीं। तो यहाँ पर ये उस मृतका की बहन की बेटी थी जिन्होंने बताया कि इस मकान में 3 लोग रहते हैं। उस जिस स्थल पर ये हत्या हुई थी वहां पर ये महिला और उसका बेटा जो दिव्यांग है ये रहता था। और इन महिलाओं का जो परिवार के लोगों उनका कहना है कि यहाँ पर जो मकान है उस मकान में जो जिस स्थल पर उस स्थल की जो अलमारियां थी वो खुली हुई थी और तमाम जो परिवार के लोग थे वो भी यहीं पर मौजूद थे। लेकिन उनका कहना है कि इन परिवार के अन्य सदस्यों को इस हत्याकांड की जानकारी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो हत्याकांड हुआ है उसको लेकर तमाम जो लोग निश्चित रूप से तमाम सवाल इस हत्याकांड पर खड़े हो रहे हैं। जयबीर, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि ये जघन्य वारदात गाजियाबाद में सामने आए हैं। माँ बेटे की मौत, आपको बता दें हत्या की गई है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उज्जैन से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उन्हेल में भीषण सड़क हादसा। सड़क में खड़े डंपर में घुसी अनियंत्रित कार। हादसे में 9 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। 2 महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई। नागदा रोड हरियाली ढाबा के करीब हुआ हादसा। सड़क में खड़े डंपर में घुसी अनियंत्रित कार। और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम बैठक के दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 10 मई से चारधाम की यात्रा की शुरुआत होनी है। उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर समीक्षा बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। नेताओं और मशहूर हस्तियों को सुरक्षा कवर की बात आम है, लेकिन आम को सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवर देने का उदाहरण नायाब है।
दरअसल जबलपुर में एक किसान ने अपने बगीचे में दुर्लभ किस्म के आम के पेड़ों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए और निगरानी के लिए 2 कुत्ते तैनात किए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। नेताओं और मशहूर हस्तियों को सुरक्षा कवर देने की बात आम है, लेकिन आम को सुरक्षा देने के लिए सुरक्षा कवर देने का उदाहरण नायाब है। ऐसा नायाब उदाहरण मध्य प्रदेश के जबलपुर में सामने आया है। संकल्प सिंह परिहार ने अपने बगीचे में दुर्लभ किस्म के आम के पेड़ों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और निगरानी के लिए 2 कुत्ते तैनात किए हैं। सुरक्षात्मक रूप से हम लोगों ने न सिर्फ गार्ड्स अपॉइंट किए बल्कि डॉग्स भी रखे और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए, क्योंकि कई बार तो दिन में ही चोरी हो जाती थी। अब चूँकि लोग बगिया घूमने आते हैं और हम लोग सहर्षता के साथ उनका स्वागत करते हैं कि आप यहाँ पधारें, घूमें। इस बार प्रकृति माता के ज़्यादा ही बेरुख हैं। बार बार वर्षा, बार बार आंधी तूफान का आना लगभग हर 15 दिन में, जिस वजह से न सिर्फ मोर मार खाई बल्कि फल भी जो बने हैं तो उसमें भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। मगर फिर भी हम लोग प्रकृति माता से लड़ नहीं सकते, समझौता करके ही चलना पड़ेगा। संकल्प ने आम के पेड़ बरसों पहले लगाए थे। उन्हें संयोग से पता चला कि ये पेड़ जापानी मियाजाकी किस्म के आम के हैं। जापानी मियाजाकी आम दुनिया की सबसे महंगी किस्म है। ये आम देखने के लिए आज हम लोग आए रहे, तो हम लोग ने आम देखे, बगीचा भी बहुत अच्छा है और आम देखा तो ये आम तो अपने इधर होता नहीं है। ये आम सिर्फ जबलपुर में एक ही जगह है, तिलवारा घाट पे, और यहाँ पे हम लोग आए रहे आम देखना, तो आम तो बहुत अच्छा है और अब इसका खाने का तो मन हो रहा है बट खा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसकी महंगा इतना है कि अपन अफोर्ड नहीं कर सकते। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। जी का स्वागत करने की कृपा करें श्री आदित्य देवीलाल जी और सिरसा जिला की अध्यक्ष। अब मैं बंदे नायब सिंह सैनी मुख्य बलदेव सिंह जी मांगियाना तथा जगदेव सिंह जी से कृपया हमारे राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के सरदार मनजिंदर सिंह जी को सम्मानित करने की कृपा करें। बलदेव सिंह जी मांगियाना और जगदेव सिंह जी आया हुआ शिवेश नायब सिंह सैनी यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया, जिसके बाद से कहीं न कहीं सरकार पर संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। सम्मानित करने की कृपा करें। वाह जी वाह, फूलों से हसीन मुस्कान हो आपकी, चांद सितारों से बढ़कर ध्यान हो। सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कांग्रेस की इच्छा सरकार बनाने की रहती है। प्रदेश सरकार अल्पमत में नहीं है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस की इच्छा सरकार बनाने की रहती है। सरकार को कोई खतरा नहीं है। सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। कांग्रेस की इच्छा सरकार बनाने की रहती है, हालांकि सरकार अल्पमत में नहीं है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। कांग्रेस की इच्छा सरकार बनाने की रहती है, प्रदेश सरकार अल्पमत में नहीं है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस की इच्छा सरकार बनाने की रहती है, प्रदेश सरकार अल्पमत में नहीं है, ये बयान दिया है नायब सिंह सैनी ने।
और इसी बीच आपको उत्तराखंड से खबर बता देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम की तैयारियों पर सीएम धामी की बैठक जारी है। बता दें कि 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर बैठक करते नजर आ रहे हैं। 10 मई से शुरू हो रही है चारधाम की यात्रा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक कर रहे हैं। चारधाम तैयारियों पर सीएम धामी की बैठक। अधिकारियों के साथ सीएम कर रहे हैं बैठक। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों संग कर रहे हैं बैठक। अधिकारियों के साथ सीएम कर रहे हैं बैठक। तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम धामी की चारधाम को लेकर बैठक जारी। और इसी बीच आपको अमरोहा से खबर बता देते हैं। अमरोहा से खबर, जंगल में मिले पति पत्नी के शव। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, खेल में दंपति का शव मिलने से मचा हड़कंप। अर्धनग्न अवस्था में मिला मृतका का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का गंभीर आरोप। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। घटना से पहले मृतक ने पुलिस को किया था फोन। 4 लोगों द्वारा पीछा करने की दी थी सूचना। पुलिस मान रही है आत्महत्या। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। 4 लोगों द्वारा पीछा करने की सूचना पुलिस को दी गई थी। हालांकि पुलिस से आत्महत्या ही मान रही है। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अमरोहा से खबर, जहां पर पति पत्नी के अर्धनग्न अवस्था में मिले शव। हसनपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शीरब चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीरब, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल बता दें, ये पूरा मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का है। एक अलीपुर है यहाँ गांव, वहाँ का है अलीपुर की मिलक की घटना है पूरी ये, जहाँ पे एक पति पत्नी का जो है अर्धनग्न शव जो है वो हालात में मिला है। और उस अर्धनग्न शव के मिलने के बाद में जो है वो हड़कंप मच गया है। और इससे पहले एक खास बात इसमें ये रही है कि जो मृतक हैं उन्होंने पुलिस को मरने से पहले, यानी कि उनकी हत्या होने से पहले या जो है वो मरे हैं तब तक पुलिस को फोन करके 4 लोगों को द्वारा पीछा करने की बात कही थी। लेकिन कुछ ऐसी भी चर्चा है, ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके परिजन हैं कि कहीं ना कहीं इसको आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। लेकिन पुलिस तो अभी तक आत्महत्या मान रही है, लेकिन जो परिजन हैं वो पूरी तरह से इसे हत्या बता रहे हैं, पूरी तरह से हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अभी जो है घटना स्थल पर जो है सीओ हसनपुर पहुंच गए हैं और तमाम पुलिस अधिकारी वहां पे पहुंच रहे हैं और पूरी तरह से जांच की जा रही है। जांच के बाद में ही सभी तथ्यों से ये सामने निकल कर आएगा कि आखिर जो है ये आत्महत्या है या हत्या है। ये सारी चीजें जांच करने के बाद ही निकल कर आएंगी। जी शुक्रिया आपका शीरब, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। बता दें कि 4 लोगों द्वारा पीछा करने की सूचना दी गई थी।
और इसी बीच आपको श्रावस्ती से खबर बता देते हैं। श्रावस्ती से खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस चौकन्ना, जगह जगह की जा रही है वाहनों की चेकिंग। बैरियर चेक पोस्ट लगाकर हो रही वाहनों की चेकिंग। चेकिंग के दौरान नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। चेकिंग के दौरान नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। ई चालान के माध्यम से 88,500 रुपए का समन। फिरोजाबाद में 3 बजे तक 48 पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके। केपी सिंह जी, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? चलाया जा रहा है। केपी सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? जी। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? छठे चरण के तहत 25 मई को मतदान होना है। तो विधानसभा सीटें श्रावस्ती लोकसभा के तहत श्रावस्ती जनपद के और 3 में जो है सीटें विधानसभा की बलरामपुर के, इसके तहत मतदान होना है। और श्रावस्ती में पुलिस प्रशासन से पूरी तरीके से चौकस से लगातार जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर चेक पोस्ट बना करके वाहनों की जो चेकिंग की जा रही है, ताकि अवैध तरीके से शराब है या पैसे है इसका परिवहन रोका जा सके। और इस मामले में अब तक तमाम कार्रवाइयां भी हुई है। तमाम पार्टियों के जो है अवैध तरीके से परिवहन किए जा रहे झंडे और बैनर भी बरामद किए गए। लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक की भी रिकवरी पुलिस ने अलग अलग जगहों पर की है। पुलिस लगातार इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाह रही है, लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। चुनाव को लेकर बता दें कि पुलिस अलर्ट मोड पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केपी सिंह जी। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। वाहनों की चेकिंग पुलिस द्वारा की जा रही है। और सीधे आपको ले चलते हैं बिहार, जहां पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। के साथ साथ बिहार के लोग उस दिन उपस्थित होकर आपको संदेश देंगे कि देश को समृद्ध बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसकी पूरी झलक भी आपको उस कार्यक्रम के माध्यम से दिखेगा। धन्यवाद। रविशंकर जी। अब मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी से कि वो आज के प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मिस्टर रामकृपाल जी, नितिन नवीन जी, सभी मीडिया के अपने मित्रों, जैसा सम्माननीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया, यह हम लोग सबों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा के समर्थन में पूरे व्यापारी वर्ग से मतदान करने की अपील की है। सम्मेलन में उपस्थित व्यापारी नेताओं ने एक स्वर में व्यापारी हित में चलाई जा रही भाजपा की योजनाओं से अभिभूत होकर भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने का मन बनाया है। व्यापारियों के हित में चलाई जा रही विश्वकर्मा योजना हो या मुद्रा योजना, धनराशि में किया गया इजाफा भी भाजपा के समर्थन का प्रमुख कारण बन रहा है। व्यापारी नेताओं ने भाजपा के समर्थन
समर्थन में 100% मतदान करने का संकल्प लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार जिताने की बात कही। ये अभियान हमारा प्रचार अभियान लगातार चलता रहेगा। एक नारा हम लोगों ने दिया है, स्वस्थ जीवन खाए श्री अन्न। देखिए, आगामी लोकसभा 2024 श्री रविकांत गर्ग जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के और व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप लोगों को बताया, और मैं आपको बता दूं कि लगभग आज 2 माह से लगातार हम लोग ये प्रयासरत हैं कि माउथ पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लगातार हम लोग गोष्ठियाँ कर रहे हैं, छोटी छोटी गोष्ठियाँ कर रहे हैं, और व्यापारी जो हमारे खासकर जो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे हम लोगों ने आज 2 माह पहले ही हम लोगों ने उनसे कहना शुरू कर दिया था। वो छोटी छोटी गोष्ठियाँ करके, छोटी छोटी चौपाल लगा के लोगों को जागरूक कर रहे थे, और एक व्यापारी कम से कम 10 व्यापारियों को ये बात पहुँचाए, इसकी हम लोगों ने आज पहले 2 माह पहले ही रणनीति बना ली थी। और सीधे आपको ले चलते हैं रायबरेली, जहां पर नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। आवारा पशु है कि नहीं। फिर मैं 22 में आई, 22 में जब मैं चुनाव के प्रचार में आई तो फिर ये समस्या और बड़ी हो चुकी थी तब तक, और हमने कांग्रेस पार्टी में कहा था कि हम इस समस्या को हल करने के तरीके ढूंढेंगे, और मैंने समझाए भी थे कि छत्तीसगढ़ में उस समय हमारी सरकार थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, एक नीति निकाली कि हम गोबर खरीदेंगे, मतलब सरकार गोबर खरीदेगी जनता से। तो जब जनता को पता चला कि सरकार गोबर खरीद रही है, तो कुछ ये जो आवारा पशु है उनको संभालने लगी, क्योंकि घर में रखने से उससे कमाई हो रही थी। फिर हमने गौठान बनवाए, और अच्छे गौठान बनवाए, ऐसे नहीं जैसे यहाँ यूपी की सरकार बना रही है, जहाँ पानी नहीं है, छत नहीं है जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, खाने के लिए चारा नहीं डलता, धूप होती है। मैंने देखे इतने सारे वीडियो 22 में, जहाँ 40-50 जानवर ऐसे ही मर रहे हैं धूप में, क्योंकि गौशाला बना दी, उसमें कोई सुविधा नहीं दी। हमने अपनी सरकार से एक अच्छी सुविधाएं दी थी, ताकि फिर उस गौशाला में से महिलाओं की कमाई भी हो रही थी। ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने 60-70 हजार गौशाला में काम करके छत्तीसगढ़ में कमाया था। तो हमने उस समय ही कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसी स्कीम लाएंगे, ताकि ये जो बहुत बड़ी समस्या है आपकी, आपको रात को भी खेती में बैठना पड़ता है, सुबह पूरे दिन आप काम करते हो, फिर रात को किसी न किसी को जाके खेती में बैठना पड़ता है पहरेदारी करने के लिए। तो बहुत सारी जो आपकी गहरी गहरी समस्याएं हैं, इनकी ना कोई सुनवाई है भाजपा की सरकारों में, और ना कोई हल है। जबकि आप कांग्रेस के जो प्रदेश देखें, आज तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं। वहां जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने का काम हो रहा है। तो जैसे बेरोजगारी की बात है, भाजपा ने क्या किया, मोदी जी की सरकार ने क्या किया, तमाम बेरोजगार नौजवान हैं। आजकल आप जितनी भी मेहनत कर सकते हो, आप कमाई जितनी भी हो, आप कर्ज लें, कुछ भी करें, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित आप जरूर करते हैं। छोटे से छोटे गांव में मैं गई हूं, तो परिवार का पूरा मकसद यही होता है सबसे पहले, कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, बनाएंगे, और फिर बड़े होकर बच्चे रोजगार देंगे और लेंगे, और उसके साथ हम हमारी देखभाल करेंगे। यही मकसद होता है सबका। आज परिस्थितियां ये बन गई हैं, आप पढ़ाते लिखाते बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कमाई हो नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, फीस बढ़ रही है, वर्दियां सस्ती नहीं मिलती, कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है आपको। आप मेहनत करते हैं बच्चों को बड़ा करने के लिए, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब रोजगार का समय आता है तो कोई रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए जब भर्ती की परीक्षाएं होती है तो वो पेपर लीक हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम बच्चे हैं यूपी में। शिवम बताओ, सही बोल रही हूँ कि नहीं? तुम जैसे नौजवान इतने सारे भरे पड़े हैं यूपी में, जो पढ़े लिखे होंगे, इनकी उम्र के होंगे, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के पद 30 लाख पद मोदी जी की सरकार में खाली पड़े हैं, आज तक एक नहीं दिया गया है।
कोई स्कीम नहीं है कि आप लोगों को सक्षम कैसे बनाया जाएगा। जितनी भी स्कीमें हैं ऐसे ही हैं कि राशन पकड़ा दो, लेकिन रोजगार पकड़ा दो की कोई स्कीम नहीं है। तो आप राशन पे निर्भर रहेंगे, आप सुबह से शाम तक मोदी जी के गुण गाते रहेंगे कि भैया राशन दे दिया, राशन दे दिया, लेकिन आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। पैरों पे खड़े होने के लिए आपको रोजगार चाहिए, पैरों पे खड़े होने के लिए आपको खेती से कमाई चाहिए, पैरों पे खड़े होने के लिए आपको एक न्यूनतम मजदूरी चाहिए पूरे देश में, कि इससे कम कोई ठेकेदार नहीं दे पाए। मजदूरी कर रहे हो, ठेकेदार के लिए कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। जो सरकारी अधिकारी हैं उनके लिए भी जो पहली नीतियां थी वो आज नहीं है, जो पहली पेंशन स्कीम थी वो भी आज नहीं है। तो क्या किया इन लोगों ने? अग्निवीर जैसी स्कीम निकाली। अब यहाँ की सड़कों पे मैंने खुद देखा है 3-3, 4-4 बजे रात को दौड़ लगाते हैं नौजवान। किस लिए लगाते थे बोलूंगी, क्योंकि आज नहीं कर रहे हैं। प्रशिक्षण करते थे, ट्रेनिंग करते थे, दौड़ लगाते थे, वर्जिश करते थे। ये किस लिए? सेना में भर्ती होने के लिए। और लाइव न्यूज में फिलहाल आता ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।